हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स। हमने आईआईटी जैम के पीवाईक्यू क्वेश्चंस सोल्व किए थे। 20 क्वेश्चंस हो चुके थे। अब बचे हुए 7 क्वेश्चंस को अभी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें बात किया गया, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया क्या, आपने जो वीडियो देखी होगी आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम प्री इंडिपेंडेंस की बात किए थे, तो आपको बहुत चीजें मैंने समझाया था और उसी में से ये सारे स्टेटमेंट्स आपके आंसर्स रिजॉल्व करा देंगे। तो जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल इन 1793, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये मैंने बता रखा था उस वीडियो में। सेकेंड ऑप्शन, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अकर्ड इन 1857, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। 1857 टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैंडओवर कर दिया था ब्रिटिश क्राउन को, इंडियन इकोनॉमी को रूल करने का एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया था। थर्ड इज दादा भाई नौरोजी प्रिपेयर्ड द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम इन 1860, इसको होल्ड करते हैं। ऑप्शन डी, इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, इसका भी हमने बात किया था। बंगाल का विभाजन का, डिवीजन ऑफ बंगाल, जब बंगाल का को बांट दिया गया था तो उसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया था 1905 में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है? दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ईयर गलत है। ऑल्दो ये बहुत टफ है। ईयर देखोगे 1867 68 की बात हुई है, जहां पे उन्होंने 340 करोड़ रुपीस नेशनल इनकम का एस्टिमेट किया था, यानी कि इंडिया की जीडीपी उन्होंने एस्टिमेट किया था 340 करोड़ रुपए, और पर कैपिटा कितना था? ₹20। ये था दादा भाई नौरोजी का, याद रखिएगा, दैट इज अखंड भारत की बात। ठीक है, इंडियन सब कंटिनेंट जो उस समय का ब्रिटिश इंडिया था उसका एस्टिमेशन था। कुछ जगह आपको 1876 भी दिखेगा, लेकिन इस पे नहीं जाइएगा, 1867 68 का ईयर याद रखिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। Coming to the next question, question number 22. Individuals who were either unemployed or out of labor force but had worked for at least 30 days over the reference year were included in the labor force by the NSSO in its labor force survey. स्टेटमेंट काफी बड़ा हो गया, लेकिन समझने वाली बात है। लेबर फोर्स सर्वे जो है वो लास्ट के रेफरेंस ईयर की बात हो रही है। इस रेफरेंस ईयर में अगर एटलीस्ट 30 डेज उसने काम किया है और मेजरली उन्होंने अनएम्प्लॉयड रहे हैं या लेबर फोर्स के पार्ट ही नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों के किस क्लासिफिकेशन में डालेंगे? तो आपको समझने वाली चीजें हैं। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस मेनली 365 डेज का होता है, और 365 डेज में एटलीस्ट 50%, यानी कि 183 डेज अगर आपने जिस एक्टिविटी में काम किया उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्टिविटी। और यहीं से आएगा आपका यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। और अगर उससे कम किए हो तो इसको बोलेंगे सब्सिडियरी स्टेटस। तो एटलीस्ट 30 डेज हो गया, अगर 30 डेज से कम रहता तब सब्सिडियरी स्टेटस नहीं होता। 30 दिन से लेकर के स्टार्ट होगा सब्सिडियरी स्टेटस, समझ रहे हो? 30 दिन एटलीस्ट काम किया है लेकिन बाकी बातें नहीं हुई है, तो इसलिए इसका क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? यूजुअल, प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेटस। करंट वीकली, वीकली एक सप्ताह की बात हुई है तो 30 डेज से ज्यादा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डेली स्टेटस नहीं हो सकता, 365 डेज की बात नहीं कर रहा है, तो यूजर प्रिंसिपल स्टेटस नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द रंगराजन पैनल on 4th June 1993 submitted recommendations related to balance of payment. रंगराजन पैनल का रंगराजन कमेटी बहुत सारी बनी हुई है, और इसमें से एक कमेटी है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बात करती है। अब इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो 1993 का 4 जून को पैनल सबमिट किया था रिकमेंडेशन, उसके बारे में चर्चा किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ पैनल्स रिकमेंडेशंस? ऑप्शन ए, एफर्ट शुड बी मेड टू रिप्लेस डेट फ्लोज विथ इक्विटी फ्लोज। बिल्कुल सही बात है, डेट नहीं लेना है, हमें इक्विटी वगैरह पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि
बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस होगी वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी हमारी बोरोविंग्स होगी उस पे हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इक्विटी में जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे उसी में से देना है। तो फिस्कल बैलेंसिंग सही रहेगी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में, हमारे कंपनीज के। सेकेंड इज द रेशियो ऑफ डेट लिंक टू इक्विटी शुड बी लिमिटेड टू 1:4। ये गलत है, 1:2 का रिकमेंडेशन था उनका, तो करेक्ट होता अगर 1:2 होता तो। सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, द मिनिमम टारगेट्स फॉर फॉरेन रिजर्व शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट द रिजर्व्स आर जनरली इन अ पोजीशन टू अकोमोडेट इंपोर्ट्स ऑफ 3 months। बिल्कुल करेक्ट रिकमेंडेशन है। ऑप्शन डी, नो सॉवरेन गारंटी शुड बी एक्सटेंडेड टू प्राइवेट सेक्टर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 24, according to the state of inequality in India report, a state of inequality in India report from the Institute for Competitiveness released on 18th May 2022, which of the following statements is correct? अब इसका ध्यान देना है। ऑप्शन ए, इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ एनीमिक चिल्ड्रन अंडर 5 years of age has decreased from 67.1% in 2015-16 to 58.6% in 2019-21। काफी फैक्चुअल है, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन बस समझने के लिए समझो। एनीमिया आजकल इंडिया में काफी ज्यादा राइज पे है और हम इस पे भी पॉलिसीज बना रहे हैं। हुआ ये कि इस रिपोर्ट में पता चला कि हमारे 15-16 से 19-20 में के पीरियड में हमारा एनीमिया का परसेंटेज इंक्रीज किया। जब परसेंटेज इंक्रीज करना अगर आपको याद रहता तो आप गेस करते कि ये डिक्रीज नहीं होगा, और ये डेटा रिवर्स कर दिया है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 49.8% इन 2017-18 टू 53.5% इन 2019-20। अरे भाई, आपको भी पता है आधे से ज्यादा औरतें तो सिर्फ हाउस होल्ड वाली हैं, हाउसवाइफ हैं, हाउस होल्ड काम करती हैं। तो जब आधे से ज्यादा फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में तो पार्ट ही नहीं हुआ, तो इनको कैसे काउंट करेंगे? तो ये 50% तो हो ही नहीं सकता इसके आसपास। कुछ लोग विलिंगली काम करना नहीं चाहती, जैसे कि एलिट्स, रिच लोग। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे रफली आपका 1/3 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वीमेन का। इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, लेकिन डेटा क्या है? 23.3% से लेकर कब तक 30% तक का राइज हुआ है। तो ये डेटा इनकरेक्ट है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, यूजिंग डेटा फ्रॉम द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20, द रिपोर्ट शोज दैट इंडिविजुअल्स विथ मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 आर अमंग द टॉप 10% ऑफ वेज अर्नर्स। कहने का मतलब अगर आप साल भर में 3 लाख रुपए कमा पा रहे हो तो आप क्या हो गए? टॉप 10% में आ गए, इंडिया के टॉप रिचेस्ट परसेंट, टॉप 10 हाईएस्ट अर्नर्स ऑफ इंडिया में आ गए। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी, बाय द एंड ऑफ 2019-20, 95% ऑफ ऑल स्कूल्स इन इंडिया हैव फंक्शनल टॉयलेट फॉर गर्ल्स। फंक्शनल सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसका रिपोर्ट का नहीं है पार्ट। ये पार्ट किसका है? सेकी का। सेकी मतलब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, सेकी का रिपोर्ट का है, तो इसलिए रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट का पूछा है, तो नॉट करेक्ट में ध्यान देना। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1938, अभी तो हमने पढ़ा था 1934 होता है, तो 1938 को होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। CRR is the statutory reserve requirements to be kept by every scheduled bank with the RBI। आप CRR का डिफिनीशन देखे होंगे तो आपको पता होगा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन RBI के बिहाफ पे शेड्यूल्ड बैंक को अपने ही पास रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि RBI के पास रखती है, लेकिन अपने पास ही रखी होती है, लेकिन उसको भी बोलते हैं क्या कि RBI के पास रखा गया है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है।
ऑप्शन सी, अ हायर एसएलआर इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। आपको भी पता है जब एसएलआर का रिक्वायरमेंट जो है, बैंक कुछ पर्टिकुलर बॉन्ड्स में ही रख सकती है और उसको अपने पास ही रखना है, रिजर्व करके रखना है, उस किसी को लोन नहीं दे सकती। तो जब लोन नहीं दे सकती तो हाई एसएलआर मींस लेसर लोन्स, तो इंक्रीज कहां से करेगा कॉमर्शियल बैंक का ग्रांट करने का, लोन देने का, ये तो कम कर दिया ना। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कमिंग टू द लास्ट ऑप्शन, अ हाई एसएलआर कैन बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम। जब मान लो एसएलआर हम इंक्रीज कर देंगे, जब एसएलआर इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा बैंकिंग सेक्टर में जो कॉमर्शियल बैंक्स या शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, किसी को लोन कम देंगे। जब लोन कम देंगे दैट मीन्स उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई, दैट मीन्स वी आर टैक्सिंग आवर बैंकिंग सेक्टर। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। यहां पे नॉट करेक्ट पूछा है, सो विच टू स्टेटमेंट्स शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन C. Now coming to the next question, question number 26. According to the Niti Aayog's National Multidimensional Poverty Index, a Progress Review 2023, which of the following is or are correct? The rural areas in India have experienced fastest decline in the percentage of multidimensional poverty from 35.59% in 2015-16 to 21.28% in 2019-21। गलत है, डेटा ही गलत है। यहां पे होगा क्या 32.59% और यहां होगा 19.28%। बस माइनर परसेंटेज का डिफरेंस कर दिया उन्होंने, ऑल्दो डेटा रटना आपके लिए बहुत टफ है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी, द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 5.27% इन 2015-16 टू 8.65% इन 2019-21। आपको भी पता है गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और कितने गरीब लोगों को उनके गरीबी से दूर किया है। तो हमारा अर्बन एरियाज में ऐसा कैसे हो सकता है कि 3% के आसपास का इंक्रीज हो जाए, 3-3.5% का? ये रिवर्स है, प्रोपोर्शनली कम हुआ है। ऑल्दो हेड काउंट में आपको राइज दिख सकता है, लेकिन ये डेटा रिवर्स कर दिया गया। 8.65% था 2015-16 में, 5.27% था 19-21 में। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, अ डिक्लाइन इन इंडियाज मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन 2019-21 इज ड्यू टू इंप्रूवमेंट इन ऑल द 12 इंडिकेटर्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 12 इंडिकेटर्स हैं और 12 इंडिकेटर्स में हमारा इस पीरियड में 15-16 से 19-21 के बीच में, 19-21 क्यों यूज किए हैं? क्योंकि कोविड ईयर का सीन था, इसलिए। तो सारे इंडिकेटर्स पे हमने सही किया था परफॉर्म, इसलिए इंप्रूवमेंट रहा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एट द नेशनल लेवल देयर इज अ डिक्लाइन इन द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2015-16 एंड 19-20। इसी की तो हमने फिर से चर्चा किया था अभी, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन सी एंड डी। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दैट वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कि डेटा दिया गया एक टेबल के थ्रू। कंसीडर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल बिलो। इसमें क्या दिया हुआ है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज टर्म्स में, और नंबर दिया गया है अनएम्प्लॉयड का इन मिलियंस। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन दिया हुआ है परसेंटेज टर्म्स में, और निकालना क्या है? परसेंटेज चेंज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन फ्रॉम 2010 टू 22। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है? अनएम्प्लॉयड के नंबर डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, दैट इज 15% इन 2010 और 20% है कब? 2020 में, दैट इज इसमें है 15/100 और यहाँ है 20/100। गेटिंग माई पॉइंट? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड तो नंबर है सिंपल सा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? यानी कि n नंबर ऑफ पॉपुलेशन है तो n इंटू जो
पॉपुलेशन रेट का जो पार्टिसिपेशन रेट है, एन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, एन इनटू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अगर मान लिया जाए इसका ले लिया जाए स्मॉल एल, तो और एल परसेंट, तो ये हमारा बताएगा टोटल लेबर फोर्स। दैट मीन्स अगर हम 2010 की बात करें तो एन इंटू 70/100 वुड बी एल 2010। एन 2010 को का निकालेंगे 70%, दैट वुड गिव द लेबर फोर्स इन ईयर 2010। उसी तरह अगर 2020 के पॉपुलेशन को का हम 80% निकालते हैं, दैट विल गिव द लेबर फोर्स ऑफ कितना, लेबर फोर्स कितना का, जो आपके 2020 का निकलेगा। सो दिस इज 80/100, यहाँ पे ठीक कर लेना आप लोग। अब आइए, अब इस पे ध्यान दीजिए। अब ये कैलकुलेशन आपको पता है। अब आपने क्या किया, जब देख एल का वैल्यू निकाल लोगे कैसे, क्योंकि यू आपको पता है और स्मॉल यू पता है, यानी अनएम्प्लॉयड का नंबर पता है, अनएम्प्लॉयड का रेट पता है। तो 15/100 जो है दैट इज सेम एज यू कितना 30/L। तो L कितना हो जाएगा 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15, दैट गिव्स यू 200। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरह यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20, और ये कितना आएगा 250। ये आपका लेबर फोर्स आ गया कब का 2010 का, और ये आ गया, ये हो गया 2010 का, ये आ गया आपका 2020 का। ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे आपके पास L का वैल्यू पता है तो N का वैल्यू निकाल सकते हो, यानी वर्किंग एज का पॉपुलेशन निकाल सकते हो। तो N 2010 कितना हो जाएगा, निकालोगे तो आपका N 2010 का निकल जाएगा। L कितना है 200, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, और N 2020 इक्वल टू कितना निकलेगा 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो दिस विल भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 इंटू 100 divided by 70, that gives 285.71। राउंड अप करके चलते हैं, 250 इंटू 100 divided by 80, that gives 312.5। इन दोनों का गैप कितना होगा 312.5 माइनस 285.71, दैट इज, ये गैप कितना चेंज की बात कर रहे हैं, सो चेंज इन नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन इज 26.79। अब 26.79 चेंज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन आ गया, तो परसेंटेज चेंज इन वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 26.79 डिवाइडेड बाई 285.71, ठीक है, इंटू 100%। तो ये वैल्यू कितना आएगा 26.79 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 285.71, and that gives around 9.38 in approximation. So the correct answer for this question would be 9.38। तो यहाँ पे आपके IIT जैम के PYQ क्वेश्चंस का लिस्ट खत्म होता है। तो हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ PYQs के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए। आप लोग में से बहुत बच्चे होंगे जो कल IIT जैम का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करेंगे, और इसी तरह हम आगे सीरीज में आपका सपोर्ट चाहेंगे। हम चाहेंगे आप उस वीडियोस को देखें, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता वो भी आप हमसे जानने की कोशिश करें। इसके लिए
जो आपके स्लाइड्स वगैरह जो प्रिपेयर किए हैं उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसमें हमारे टीम के अंजलि और राकेश ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको थैंक यू। और आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये आईआईटी जैम का पीवाईक्यू का आखिरी क्वेश्चन है। तो ना, ऐसे ही आप हमसे जुड़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।